यदि आप कमजोर दिल के हैं तो ये कहानी अकेले न सुने। कहा जाता है कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप दुनिया से बहुत परे चले जाते हैं और जहां दुनिया का कोई नियम लागू नहीं होता। अमित शेखावत जो एक मशहूर साइंटिस्ट थे, वो जैसलमेर अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। अमेरिका में लगभग 10 सालों से रह रहे शेखावत आज अपने दोस्तों के साथ फिर से अपने पुराने दिन जी लेना चाहते थे। उनके मित्र सुदीप सिंह और पुनीत भगत भी इंग्लैंड से आए थे। तीनों ही गांव की एक सबसे पुरानी हवेली रायगढ़ में रुके थे, जो लगभग 100 साल पुरानी थी। देर रात बातों बातों में जब सुदीप ने पुनीत से पूछा, सुना है इस गांव में एक ऐसा हिस्सा है जहां कोई नहीं जाता, और कहा जाता है जो गया वो वापस आया तो वो वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। मतलब? पुनीत ने पूछा। मतलब ये कि सुना है वो या तो सब कुछ भूल चुका होता है या फिर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अमित ने तुरंत कहा, हाँ, यह अफवाह बस तुम जैसे लोगों के लिए बनी है। आज साइंस तरक्की कर रहा है और तुम दोनों वही अंधविश्वासों में जी रहे हो। चलें क्या देख कराएं, बहुत मजा आएगा, सुदीप ने कहा। अरे भैया, मेरी भी कोई राय लेगा? पुनीत ने कहा। अरे यार चलना, बहुत मजा आएगा, जरा हम भी तो देखें ऐसा क्या है वहां जो इतना बड़ा हुआ बना रखा है, अमित ने जोर देते हुए कहा। इतना कह तीनों अपना टॉर्च लिए बाहर निकलने लगे। तभी गेट के दरबान सुरलभ ने उनसे पूछा, सर आप लोग इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? ये एरिया रात को सेफ नहीं है। अरे भाई, बस उस जंगल तक जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, अमित ने कहा। दरबान ने तुरंत कहा, सर वहां कोई नहीं जाता, आप वहां मत जाइए। तभी अमित ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं एक साइंटिस्ट हूं और तुम लोगों के इस अंधविश्वास को आज मैं हटाकर ही मानूंगा। कई बार मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो दरबान ने कहा, सर जब आप जा ही रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप बस अपने पांव की तरफ मत देखिएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, अमित ने हंसते हुए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद वो तीनों उस जंगल के बाहर पहुंच गए। अमित ने तुरंत गाड़ी एक तरफ लगा ली। अभी गाड़ी की हेडलाइट को बंद करते तभी उन्हें वहां एक बोर्ड पर लिखे शब्दों ने कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया, यहां कोई नहीं आता, लौट जाओ। भाई मेरी मानो तो वापस चलते हैं, पुनीत ने कहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, एक काम करते हैं पुनीत, तुम यहीं गाड़ी में रुको, मैं और सुदीप बस यूं गए और यूं आए, देख तो लें आखिर यहां कोई क्यों नहीं आता। इतना कह अमित और सुदीप दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल देखने में डरावना तो था। चारों तरफ अजीब से पेड़ थे जिसके तने मुड़ी हुई रस्सियों की तरह दिख रहे थे और उनमें एक अजीब सी महक भी आ रही थी। ऐसे पेड़ ना तो अमित ने कभी देखे थे और न ही सुदीप ने। ये जंगल इतना घना था कि बस इतनी ही जगह बाकी थी कि वो दोनों उस रास्ते पर चल सकें। अभी वो 1 किलोमीटर अंदर ही आए होंगे कि सुदीप ने धीरे से अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी दाईं तरफ कोई दिख रहा है? अमित ने जैसे अपना टॉर्च उसोर किया, दोनों की मानो चीख से निकल गई। उनके सामने पत्तों के बीच से सुर्ख लाल आंखें उनकी ओर निहार रही थी। दोनों ने अपनी आंखों को जल्दी से मला, कहीं हमारा वहम तो नहीं। पर जब उन्होंने दोबारा ध्यान से उस ओर देखा तो उन्हें एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका दिखा, जिसके दोनों हाथ उसी के शरीर से लिपटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। दोनों समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। अभी दोनों पलट वापस आने को तैयार हुए थे कि पीछे का रास्ता उन्हें दिख ही नहीं रहा था। वो रास्ता मानो एकदम से गायब हो गया हो। कुछ अजीब सा शोर भी उन्हें घेरने लगा। आनन फानन में दोनों इधर उधर दौड़ने लगे। कभी उन्हें कोई तालाब दिखता जिसमें कोई डूब रहा हो, तो कभी उन्हें खुद के शरीर पर ही कई सारी चींटियां दिखने लगी। जाने कितनी ही दूर वो दोनों चिल्लाते भागते रहे, पर उनकी यह चीख किसी तक न पहुंची। लगभग 4 घंटे इंतजार करने के बाद पुनीत तुरंत हवेली पर आ गया और सारी बात वहां के लोगों को बता दी। जब सबको लेकर पुनीत वापस जंगल के बाहर पहुंचा तो अमित और सुदीप को देख दंग रह गया। अमित अपने दोनों हाथों से जमीन खोदने में लगा हुआ था और कह रहा था, यही मेरी लाश है, यही मेरी लाश है। वहीं सुदीप बार बार चिल्ला रहा था, मैं चल नहीं पा रहा, मेरे पैर कट चुके हैं, मेरी मदद करो। वहां खड़े सभी लोग ये नजारा देख अंदर तक दहल गए। तभी वहां के एक व्यक्ति ने पुनीत को कहा, वहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वापस वैसे नहीं आता। पुनीत ने किसी तरह उन दोनों को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया, पर आज तक न तो डॉक्टर्स कुछ पता लगा पाए और ना ही वो दोनों कुछ बता पाए। दोनों पैर ठीक होने के बावजूद सुदीप
आज भी व्हील चेयर पर चलता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो चल सकता है। और अमित, वो तो हर रोज वही दोहराता है, मैं मर चुका हूं, मुझे जमीन खोदनी है, मेरी लाश मुझे निकालनी है। जब 3 महीने इसी तरह बीत गए तो आखिर पुनीत ने एक दिन डिटेक्टिव बुमरा को फोन लगा ही लिया। डिटेक्टिव बुमरा और उनके पार्टनर सैम इस जंगल का रहस्य पता करने जैसलमेर आ ही गए। लगभग शाम 5 बजे जब बुमरा और सैम उस जंगल के बाहर पहुंचे तो उस जंगल का नजारा देख मानो दंग रह गए। बाहर से देखने में तो ये जंगल लगता ही नहीं, बल्कि इतना खूबसूरत दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हरे भरे पेड़, अनेकों फूल, पक्षियों की मधुर चहचहाट, भला इसका क्या रहस्य होगा, सैम ने कहा। तभी पुनीत भी वहां पहुंच गया। डिटेक्टिव, बाहर से जंगल को भांपना बहुत मुश्किल है, कहते हैं ये जंगल ऐसा नहीं जैसा बाहर से है, पुनीत ने कहा। मतलब? डिटेक्टिव बुमरा ने पूछा। मतलब ये कि ये जंगल अंदर से बिल्कुल उल्टा है और उतना ही डरावना जितना बाहर से ये लुभावना दिखता है। क्या आप मेरा कहा सामान लाए हैं? डिटेक्टिव बुमरा ने पुनीत से पूछा। जी हाँ, ये रहा वो इंजेक्शन, ये खास पट्टियां, हेलमेट और हाँ, ये चश्मा, पुनीत ने डिटेक्टिव बुमरा को सामान देते हुए कहा। डिटेक्टिव बुमरा भी जंगल की ओर बढ़े ही थे कि उन्हें वहां वो बोर्ड दिखा जहां लिखा था, यहां कोई नहीं आता, लौट जाओ। अभी सैम और पुनीत कुछ बोल पाते, डिटेक्टिव बुमरा उनकी आंखों से ओझल हो जंगल में जा चुके थे। अभी डिटेक्टिव बुमरा अंदर आए ही थे कि अंदर का दृश्य देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर से पूरा जंगल मानो एक सफेद से धुएं की चादर में ढका हुआ था और घने सन्नाटे से घिरा ये जंगल इतना डरावना लग रहा था कि किसी को भी अंदर तक भयभीत कर सकता था। कुछ समय चलने के बाद अचानक डिटेक्टिव बुमरा के पांव रुक गए। उनके सामने एक व्यक्ति मदद की गुहार लगा रहा था, जिसका सिर्फ आधा शरीर ही दिख रहा था और बाकी पेड़ के तनों के अंदर था। डिटेक्टिव यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। वो अभी उस व्यक्ति तक पहुंच पाते, वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। डिटेक्टिव बुमरा ने अपने चेहरे को थपथपाते हुए फिर से उस ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झोपड़ी दिखी जिसमें से रोशनी आ रही थी। डिटेक्टिव तुरंत उस झोपड़ी में चले गए। अंदर से झोपड़ी टूटी फूटी दिख रही थी। नीचे बहुत सारे कागज पड़े हुए थे और सामने दीवार पर एक चार्ट सा दिख रहा था। ये तो वही चार्ट है जो मैंने उस शातिर किलर को पकड़ने के लिए बनाया था। अभी वो कुछ समझ पाते कि झोपड़ी के अंदर रखे सामान इधर उधर गिरने लगे, मानो उन्हें कोई फेंक रहा हो। डिटेक्टिव भी कुछ समझ पाते, उनके सामने वो शातिर किलर खड़ा था जिसको वो बहुत पहले पकड़ चुके थे, पर उसका चेहरा सुर्ख सफेद हो चुका था और उसकी पीली आंखों से एक अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। डिटेक्टिव बुमरा गिरते पड़ते झोपड़ी से बाहर आए तो मानो सब खत्म हो चुका था। उन्हें सामने कई सारे गड्ढे खोदे दिखे जिनसे अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो वो बुमरा को बुला रहे थे। बुमरा ने अपने दोनों कान हाथों से मूंद लिए और एक कोने में बैठ गए। उधर बुमरा के पार्टनर सैम और पुनीत चिंता में डूब गए। आखिर डिटेक्टिव बुमरा को अंदर गए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। बहुत इंतजार के बाद जब सैम मदद के लिए भी मुड़े ही थे कि अचानक बुमरा को जंगल से बाहर आते देखा। अभी सैम कुछ कह पाता, डिटेक्टिव बुमरा जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे उस सीरियल किलर को पकड़ना ही होगा, वो और लोगों की हत्या करने वाला है। ऐसा कहते कहते डिटेक्टिव बुमरा बेहोश हो गए। लगभग 4 घंटे बाद जब बुमरा को होश आया तो सैम ने डरते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? थोड़ी देर सैम को ध्यान से देखते हुए जब डिटेक्टिव बुमरा ने सैम को कहा, वो जंगल ठीक नहीं, तो हंसते हुए सैम ने कहा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा तुम कहोगे मुझे उस किलर को पकड़ना है। मतलब? बुमरा ने पूछा। मतलब ये कि जब तुम जंगल से बाहर आए तो बार बार यही दोहरा रहे थे। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है? सैम ने पूछा। बुमरा ने कहा, आने से पहले मैंने थोड़ी छानबीन की तो पता चला वहां खोजकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम कई साल पहले रिसर्च कर रही थी जिनमें आयरन ओर्स का बेहद इस्तेमाल होता था और वहां आए दिन विस्फोट हुआ करते थे जिनकी वजह से न जाने कितने ही लोग इस रिसर्च के हादसों का शिकार हो चले थे। और धीरे धीरे यहाँ की जमीन और वातावरण में बदलाव आने लगा और यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बन गई। और वही कारण है जिसकी वजह से लोग जब इस जंगल में आते हैं तो इन फील्ड्स और इस वातावरण की वजह से उन्हें इल्यूजन यानी भ्रम हो जाता है और उनका दिमाग उन्हें वही दिखाता है जिससे वो डरते हैं या फिर अक्सर जिसके बारे में वो सोचते हैं। मतलब? सैम ने पूछा।
मतलब ये कि अमित शेखावत एक साइंटिस्ट थे और वो इस बात पर शोध कर रहे थे कि मौत के बाद सोल होती भी है कि नहीं। और जब उस जंगल में वो गए तो बार बार यही कह रहे थे कि मेरी लाश यहीं गड़ी है और इसे मुझे निकालना है। यानी उनकी सोच उन पर हावी हो गई और वो समझ बैठे कि वो मर चुके हैं और उनकी आत्मा बाहर है। ठीक ऐसा ही सुदीप के साथ हुआ। वो एक रनर था जिसे दौड़ने का बेहद शौक था, पर कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट के कारण उसके दाएं पैर में पैरालिसिस हो गया। हालांकि वो ठीक हो गया था, पर उसकी यह सोच कहीं उसके पाँव में दोबारा पैरालिसिस ना हो जाए उसके ऊपर हावी हो गई। यानी उसे लगने लगा कि उसके पाँव कट चुके हैं और वो अब चल नहीं सकता। कुछ मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे कभी वो पुराने केस का शातिर किलर दिखता तो कभी वो चार्ट्स। पर तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? सैम ने पूछा। मैंने वो इंजेक्शन, पट्टियां, ग्लासेस और हेलमेट इसीलिए तो मंगवाए थे। जंगल में जाने से पहले मैंने वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लिया था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग पर इल्यूजन का असर परमानेंट नहीं हुआ। हेलमेट भी सर को एक दोहरे शील्ड की तरह बचा रहा था, जिसमें एक खास फोम का इस्तेमाल हुआ था। और इंफ्रारेड ग्लासेस मुझे अंधेरे में मदद कर रहे थे। और वो पट्टियां? सैम ने पूछा। वो तो गांव की अफवाह थी कि जंगल में पाँव की तरफ मत देखना। मुझे लगा पाँव को भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने पाँव पर ये एंटीसेप्टिक पट्टियां बांध ली। पर वो तो बस एक अफवाह निकली। पर मैंने तो सुना है वहां भूत हैं, सैम ने कहा। तब बुमराह ने कहा, देखो भूत का तो मुझे पता नहीं, पर वहां ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जो हमारी सोच की बहुत परे हैं। मैंने खुद उनको बेहद करीब से महसूस किया है। इतना कह दोनों उस जंगल के बाहर चले गए और वहां एक और बोर्ड लगवा दिया, यहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वो वापस वैसे नहीं आता।